नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने की देरी है, लेकिन उससे पहले देश की सियासत में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन 400 प्लस का नारा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले केंद्र की मोदी सरकार को हराने का दम भर रही है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस को तगड़ा झटका लग रहा है। पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थामा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने का यह कोई नया मामला हो। इससे पहले भी कई पूर्व सीएम कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खुद पर जांच के डर से ये नेता बीजेपी की शरण में जा रहे हैं, या फिर 24 में कांग्रेस के भविष्य को लेकर इनके भीतर असमंजस की स्थिति है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑपोजिशन पर आक्रमण कर रही है। इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है। ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का डर बता कर एमएलएस को, एमपीज को डरा रहे हैं। सभी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े जा रहे हैं। वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, ये सब लोग वो थे जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी। दो 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। देश में 543 सीटों पर महारण होने वाला है। ऐसे में इस बार सीधी लड़ाई बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनडीए गठबंधन और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच होने वाला है। लेकिन दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक, झारखंड से महाराष्ट्र तक, तेलंगाना से जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक ईडी के एक्शन ने 2024 के महासंग्राम को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, देश में ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय एजेंसियों की शिफ्ट डबल और ट्रिपल हो गई। विपक्षी पार्टियों की क्राइम कुंडली खोली जा रही। ईडी, सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी करके अलग अलग पार्टी के नेताओं को रिमांड पर ले रही, और हर गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत में तेजी से उबाल आ रहा। संसद में पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही और होती रहेगी। साथ ही विपक्ष पर भ्रष्टाचारियों की महिमा मंडन का आरोप लगाया था। मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। लेकिन इन कार्रवाइयों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर केंद्र की सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही, ताकि या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। आज पूरे देश में दो हेमंतों की बात हो रही है, एक हेमंत सोरेन और एक हेमंत बिस्व शर्मा। दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगाए। एक हेमंत बिस्व शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे हो। 400 पार की बात छोड़ दो, आपको 200 पार करने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए आप ये सब करके आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा। आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा है। ये उन चेहरों में से एक है जो कभी कांग्रेस के कार्यकाल में अपने अपने प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, लेकिन हाल के कुछ सालों में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के कार्रवाई वाले डर से इन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ हो लिए। वही ताजा मामला जो आजकल सुर्खियों में है, वो चेहरा है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक कमलनाथ का, जिन्हें लेकर कयासों का बाजार गर्म है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अभी उनका ऐसा कोई प्लान नहीं। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूं इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी 2024 में डरी हुई है। उसे डर है कि विपक्षी एकजुटता की वजह से वो चुनाव हार जाएगी। यही वजह है कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के कई पूर्व सीएम ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में वो कौन कौन से चेहरे हैं, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी अफवाह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी के हाईकमान से नाराज हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर कमलनाथ कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो ऐसा करने वाले कांग्रेस के पहले पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उनसे पहले कांग्रेस के 12 पूर्व सीएम ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उनमें से 9 ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में वो कौन कौन से पूर्व सीएम रहे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, चलिए आपको सिलसिलेवार से हम बताते हैं। और सबसे पहला नाम आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी का यहां पे सामने आता है। बीजेपी में ये भी शामिल हो गए। चलिए अब अगला नाम कौन सा आता है वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते समय उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को गांधी परिवार चलाते हैं और खुद को राजा समझते हैं। ये नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी। दूसरा नाम है पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। जी हां, 19 सितंबर 2021 को बीजेपी का दामन थाम लिया। पंजाब की सियासत में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम काफी बड़ा है, जो पंजाब के बाहर देश के दूसरे राज्यों में भी जाना और पहचाना है। बीजेपी कैप्टन के जरिए पंजाब को एक बड़ा सियासी संदेश देने और उनके सियासी अनुभव को 2024 के चुनाव में भुनाने की कवायद कर रही है। और तीसरे नाम की बात कर लेते हैं। हाल ही में बीजेपी से जुड़े हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण। अभी हाल ही में खबरों में सुर्खियों में रह रहे अशोक चव्हाण, और कांग्रेस में जीतने की इच्छा शक्ति अब खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि अब वो प्रदेश के हित में काम करने के लिए बीजेपी के साथ हैं, यह कहना है अशोक चव्हाण का। और चौथा नाम देख लीजिए, नाम है एसएम कृष्णा का, पूर्व सीएम कर्नाटक के। यह भी दक्षिण में एक बड़ा नाम है, कर्नाटक के बड़े चेहरों में से एक है। जल्दी से पांचवा नाम भी देख लेते हैं, दिगंबर कामत, पूर्व सीएम गोवा के। गोवा की सियासत में कांग्रेस की क्या हाल हो गई है ये सभी जानते हैं। और छठा नाम विजय बहुगुणा का, पूर्व सीएम उत्तराखंड। एक वक्त उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस का बड़ा चेहरा होते थे। सातवां चेहरा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम है पेमा खांडू साहब, ये भी अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं। आठवां नाम उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। नौवां नाम है गोवा के पूर्व सीएम रवि नाइक का, जो 2000 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और 2002 में फिर से कांग्रेस में लौटे, 21 में फिर से बीजेपी में शामिल हुए। ये वो नाम है जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ गए। इन सभी ने बीजेपी का दामन मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान थामा। ऐसे में विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार की कार्रवाई से डरकर इन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर ये पार्टी से जुड़े। हालांकि 24 के चुनाव में इनसे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और पार्टी के अंदर जीत की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। हाल के दिनों में जिस तरह से ईडी और सीबीआई के छापे लगातार नेताओं के घरों पर पड़ रहे हैं, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? क्या नेताओं को डराने की साजिश है? क्या नेताओं पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित तो नहीं? छापेमारी नेताओं पर ये कोई बीजेपी सरकार में हो रहा ऐसा नहीं है। मुझे याद है नितिन गडकरी जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, पूर्ति घोटाले के नाम पे कितने छापे उनके ऊपर पड़े थे, और जब वो अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया, राजनाथ जी अध्यक्ष बन गए, उसके बाद से छापे ठंडे पड़ गए थे, नहीं पड़े थे। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और सिर्फ छापे की कार्रवाई या जांच की वजह से कोई पार्टी छोड़ता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि जब तक जनता, किसी भी नेता को यह नहीं लगता कि जनता का मूड क्या है, यानी एक मौसम विज्ञानी की तरीके से वो जनता के मनोभाव को समझता है और उसे लगता है कि हम यहां जाएंगे, इस पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारा कैरियर बेहतर होगा, तब वो जाता है। आरोप के पीछे जो वजह दी जा रही है वो ये कि पिछले कुछ सालों में जितने भी मामले सामने आए उसमें बीजेपी और एनडीए गठबंधन के नेताओं के नाम नहीं। अगर ईडी की कार्रवाई की लिस्ट पर गौर करें तो हाल के दिनों में कौन कौन से राज्य में किन किन सीएम और डिप्टी सीएम पर गाज गिरी है, चलिए अब वो जान लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का, जिन पर रांची में जमीन घोटाले का आरोप है और ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का, जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के लिए ईडी ने 5 बार समन जारी किया। यानी यहां भी इंडिया गठबंधन की टेंशन कम नहीं। केजरीवाल को 5 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। हालांकि अभी तक वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तीसरा नाम है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का, जिन पर लैंड फॉर जॉब मामले में 3 बार पूछताछ हो चुकी। यानी जहां भी ईडी की छापेमारी चल रही है वहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सीएम और डिप्टी सीएम के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर इन एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक मकसद को साधने के लिए कर रही है।